नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, क्या शादी के समय मिलाए जाने वाले गुण इतने महत्व रखते हैं? अगर रखते हैं तो फिर अच्छे गुण मिलने के बावजूद शादी क्यों नहीं चल पाती? बहुत बार देखा गया है कि 30 या उससे ज़्यादा भी गुण मिलते हैं, फिर भी शादी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। ऐसे कौन से घर या कौन सी बातें हैं जो हम देखना भूल जाते हैं, या ये बोल सकते हो कि उनको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है? अगर आप इन घरों को अच्छे से देखते हैं तो अगर कुंडली में गुण ना भी मिलते हों या कम भी मिलते हों तो भी शादी अच्छे से चलती रहती है। आज हम अपनी इस वीडियो में उन्हीं घरों की बात करेंगे। अगर आप इन घरों को अच्छे से देख लें और बाद में शादी करें तो फिर चाहे 18 या इससे कम भी गुण मिलते होंगे तो भी शादी अच्छी ही चलेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप एक बात याद रखें, शादी के लिए गुणों से ज़्यादा हमने लड़का और लड़की दोनों की अलग अलग कुंडली देखनी है और उनमें कौन कौन से घर देखने हैं वो हम आपको 1 बाय 1 बताएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि शादी के बाद लड़का या लड़की को किस तरह की समस्या आने वाली है, और अगर आप इनको पहले ही ध्यान में रखते हुए शादी करेंगे तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली के पहले घर की। हमेशा ही कुंडली को मिलाने से पहले अलग अलग से दोनों ही लड़के और लड़की की कुंडली में पहले घर को देखना चाहिए, क्योंकि इसी घर से नेचर, करैक्टर, बिहेवियर आदि देखा जाता है। अगर इस घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो फिर चाहे जितने मर्जी गुण मिलते हों, हमेशा ही लड़का और लड़की सारी ज़िंदगी छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर शक करते रहते हैं। तो हम दूसरी तरह ये भी बोल सकते हैं कि ये शादी अच्छे से नहीं चलती, चाहे जितने मर्जी गुण मिलते हों। अब हम बात करते हैं कुंडली के चौथे घर की। चौथे घर से रूटीन लाइफ आती है। अगर चौथे घर में किसी तरह के पापी ग्रह बैठे हैं, जैसे कि केतु, राहु, शनि और कभी कभी मंगल, जिसे कि हम बोल देते हैं कि चौथे घर में मंगल आने से कुंडली मंगलिक बन जाती है, तब तो हमें मंगलिक की मैरिज मंगलिक से ही करनी चाहिए। अगर जो ये पापी ग्रह हो तो रूटीन की लाइफ अच्छे से नहीं चलती, डेली लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, चाहे किसी न किसी कारण के रहे हो। सास की बहू से ना बने या लड़के की लड़की से ना बने, मतलब जो रूटीन लाइफ है उसमें किसी न किसी तरह का लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। इसलिए जब भी आप मैरिज करने जाएं तो इस घर को जरूर देखें, क्योंकि इसी घर से लड़का या लड़की का पूरा दिन आएगा, उसकी रूटीन लाइफ आएगी। अगर ये घर खराब हुआ तो चाहे जितने मर्जी गुण मिलते हों, उनकी लाइफ लड़ाई झगड़े में ही निकल जाती है। अब हम बात करते हैं 5वें घर की। ये घर देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी घर से शादी के बाद बच्चे आते हैं। अगर लड़की की कुंडली में इस घर से रिलेटेड कोई समस्या है तो शादी के बाद बच्चे नहीं हो पाते, जो कि हर माँ बाप चाहता है कि उसकी पीढ़ी आगे चले। तो इस घर को देखना, मतलब अगर लड़की की कुंडली में यहाँ मंगल, केतु, कोई पापी ग्रह हो तो कंसीव करना बहुत ही मुश्किल होता है। कई बार देखा गया है कि यहाँ पर अगर शनि या गुरु हो तो बच्चा होता है बहुत लेट होता है, या चौथे घर का 5वें घर का स्वामी 8वें घर में बैठ जाए
तो औलाद नहीं होती। तो ऐसे कम्बिनेशन देख लेने चाहिए शादी से पहले। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो फिर शादी करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि शादी में जितने मर्जी गुण मिलते हो, शादी अच्छी भी चलती हो, अगर बच्चे ना हो तो सारी उम्र आदमी दुखी ही रहता है। इसलिए इस घर की वैल्यू शादी के लिए बहुत है। अगर ये घर खराब है तो चाहे आपकी कुंडली में 36 में से 36 गुण मिलते हो, फिर भी लाइफ दुखी ही रहती है। अब हम बात करते हैं कुंडली के 7वें घर की। 7वें घर से ही लाइफ पार्टनर देखा जाता है। अगर कुंडली में 7वां घर अच्छा नहीं है तो ये देख लो, चाहे आपकी कुंडली में 36 गुण ही क्यों ना मिलते हो, तब भी पति और पत्नी और शादी सारी की सारी गालियां निकालते ही निकल जाती है। इसलिए जब भी कुंडली मिलान किया जाए तो पहले लड़के और लड़की की कुंडली में अलग अलग 7वें घर को देखें। अगर इस घर में प्रॉब्लम है तो लड़के को लड़की अच्छी नहीं लगती और लड़की को लड़का अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी जिंदगी एक दूसरे को भला बुरा कहते हुए निकले, तो उससे अच्छा है गुण मिलाने से पहले इस घर को देखना। अगर ये घर अच्छा है तो ही शादी के लिए हाँ करें, अदरवाइज शादी करना कोई मायने नहीं रखेगा। आपकी शादी बेकार ही जाएगी, चाहे 36 गुण ही क्यों ना मिलते हों। अब हम बात करते हैं कुंडली के 8वें घर की। कुंडली के 8वें घर से स्पाउस की मृत्यु देखी जाती है। मतलब ये लड़की के लिए लड़के की मृत्यु का घर होता है और लड़के के लिए लड़की की मृत्यु का घर होता है। अगर इस घर में कोई प्रॉब्लम है तो फिर शादी अच्छी भी होती है, गुण अच्छे भी मिलते हैं, लड़का और लड़की की नेचर भी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छे होने के बावजूद किसी न किसी की डेथ हो जाती है। इसलिए इस घर को भी कुंडली मिलान से पहले देख लेना जरूरी है कि लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की की उम्र पर क्या फर्क पड़ने जा रहा है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसकी उम्र लंबी होगी या नहीं होगी। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको भूल कर भी शादी नहीं करनी चाहिए, गुणों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंडली के 12वें घर की। 12वां घर बेड कंफर्ट्स का होता है। अगर आपकी कुंडली में अच्छे गुण मिल रहे हैं और ऊपर से 12वां घर अच्छा नहीं है तो पति और पत्नी अच्छे से बेड कंफर्ट्स नहीं ले पाते। मतलब सारा दिन अच्छा निकलता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही रात होती है पति और पत्नी में लड़ाई शुरू हो जाती है। कई बार देखा गया है यहाँ पर अगर केतु मंगल इकट्ठे बैठे हों या किसी और पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो रात को कभी कभी पति पत्नी से हाथापाई भी करता है। तो इसलिए अगर इस घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप गुणों के चक्कर में ना पड़े और शादी ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर बेड कंफर्ट्स नहीं मिल पाते तो सारी लाइफ ऐसे ही निकल जाती है, तो शादी का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। अगर लड़के या लड़की की कुंडली में केंद्र में राहु और केतु हो, मतलब पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में राहु केतु हो, तो कभी भी पति और पत्नी की आपस में नहीं बनती, हमेशा ही घर में लड़ाई रहती है। इस हालात में जितने मर्जी गुण मिलते हों फिर भी पति पत्नी का वैवाहिक जीवन अच्छे से नहीं चलता, क्योंकि अगर केंद्र में दोष आ जाए तो शादी अच्छे से नहीं चलती। इसलिए शादी करने से पहले गुण मिलाते हुए आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि केंद्र में राहु और केतु नहीं होने चाहिए, नहीं तो शादी अच्छे गुण मिलते हुए भी अच्छी नहीं चलती। अगर मिथुन
या कन्या लगन वाले लड़के या लड़की की शादी धनु या मीन लगन वाले लड़के या लड़की से हो जाए तो उसके विचार पूरी जिंदगी नहीं मिलते। आप चाहे जितने मर्जी गुण मिला लें, पर इन दोनों पति पत्नी की कभी भी किसी बात पर सहमति नहीं होती, मतलब कि एक विचार नहीं होता। इसलिए सारी जिंदगी अलग अलग विचारों और अलग अलग तरह के डिसीजन लेते हुए निकल जाती है। इसलिए अगर आप किसी लड़की और लड़के की कुंडली मिला रहे हैं तो इस लगन को भी ध्यान में रखें और उसके बाद ही शादी करें। अगर कुंडली में 7वें घर का स्वामी दूसरे, 6वें, 8वें या 12वें घर में हो तो कुंडली को शादी के लिए अच्छा नहीं समझा जाता, चाहे गुण जितने मर्जी मिलते हो। इसलिए शादी से पहले देख लें कि ऐसा कोई दोष लड़के या लड़की की कुंडली में तो नहीं है, क्योंकि अगर 7वें घर का स्वामी 6वें घर में होता है तो या तो कोर्ट केस चलता है या फिर शादी के बाद लड़का और लड़की किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। अगर 7वें घर का स्वामी 8वें घर में आ जाए तो शादी डिवोर्स तक चली जाती है, मतलब शादी नहीं चलती। अगर चलती है तो पति पत्नी दूर दूर ही रहते हैं तो शादी चलती रहती है, और उस सब तरह की शादी का कोई महत्व नहीं है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही कुंडली का मिलान करें। अगर कुंडली मिल रही है और ऊपर से कुंडली में इस तरह का कोई दोष है तो शादी के लिए हाँ ना ही करें, नहीं तो शादी अच्छे से नहीं चलेगी। अगर हम लड़की की कुंडली की बात करें तो अगर लड़की की कुंडली में शुक्र, गुरु, मंगल और 7वें घर का स्वामी अच्छे ना हो तो चाहे जितने मर्जी गुण मिलते हो शादी अच्छे से नहीं चल पाएगी। लड़की को शादी के सुख नहीं मिलेंगे। और उसी तरह अगर लड़के की कुंडली में शुक्र और 7वें घर का स्वामी अच्छे ना हो तो भी जितने मर्जी गुण मिलते हो शादी अच्छी नहीं चल पाएगी। इसलिए गुण मिलाते समय पहले यह देख लें लड़के और लड़की की कुंडली में कोई इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी अच्छी नहीं चलेगी। अगर कुंडली में 7वें घर का स्वामी बकरी हो और साथ में शुक्र नीच का हो तो चाहे 36 गुण ही क्यों ना मिलते हो शादी अच्छे से नहीं चल पाती। क्योंकि हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक से ज़्यादा शादी का योग है। तो इसीलिए आपको कुंडली मिलान करते हुए ये देखना बहुत ही जरूरी है कि कहीं 7वें घर का स्वामी बकरी तो नहीं है। क्योंकि अगर 7वें घर का स्वामी बकरी हो तो ज़्यादातर पंडित क्या करते हैं कि लड़की की शादी पहले पीपल के साथ करा देते हैं या लड़की का विवाह कुंभ विवाह करा देते हैं। ऐसा कुछ कर देते हैं कि उसकी एक्चुअल में होने वाली शादी दूसरी ही शादी गिनी जाए और वो चलती रहे। अगर ऐसा उपाय करने के बाद भी हम किसी की शादी करते हैं तो भी वो शादी अच्छे से नहीं चलती। इसलिए कुंडली में ये देख लेना बहुत ही जरूरी है कि कहीं इस तरह का कोई योग तो नहीं है। अगर है तो फिर चाहे जितने मर्जी गुण मिलते हो शादी अच्छे से नहीं चल पाएगी। ये भी देखा गया है कि अगर लड़की की कुंडली में शुक्र 9वें घर में है या 9वीं राशि में हो तो जितने मर्जी गुण मिला लो शादी अच्छी नहीं चलेगी। मतलब लड़की कभी भी अपनी शादीशुदा लाइफ से संतुष्ट नहीं रहेगी। ये भी देखा जाता है कि जिन कुंडलियों में ये कॉम्बिनेशन होते हैं उनकी शादी होती ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आप किसी लड़के की शादी ऐसी लड़की के साथ करने जा रहे हैं जिसका शुक्र 9वें घर में या 9वीं राशि में है तो हो सके तो ऐसी शादी को मना ही कर दें, क्योंकि लड़की ऐसी शादी से कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहेगी। अगर कुंडली में शुक्र, मंगल और गुरु बकरी हो तो देखा गया है कि शादी होती ही नहीं।
अगर जबरदस्ती से शादी कर भी दी जाती है तो शादी ज़्यादा दिन नहीं चलती, कुछ दिन ही चलती है। उसके बाद बिना किसी कारण के लड़की घर वापस आ जाती है, या लड़का लड़की को छोड़ देता है, या लड़की लड़के को छोड़ देती है। इसलिए अगर किसी कुंडली में लड़के या लड़की की कुंडली में ये योग है या दोष है, तो जितने मर्जी गुण मिलते हों वो शादी नहीं चलती। इसलिए शादी करने से पहले ये देख लेना बहुत ही जरूरी है कि किसी दोनों की किसी भी कुंडली में शुक्र मंगल और गुरु बकरी तो नहीं है। अगर तीनों बकरी है तो शादी ना करें। कुंडली में सूर्य का 7वें घर में अकेला होना एक तरह का दोष ही होता है। अगर लड़का या लड़की की कुंडली में ये दोष है तो शादी के बाद पति पत्नी कभी भी साथ नहीं रह पाते। वैसे तो हम इसको डिवोर्स का योग ही कहते हैं, लेकिन फिर भी आजकल ऐसी शादियां कर दी जाती है। इसमें क्या होता है कि लड़का किसी और जगह जॉब कर रहा होता है और लड़की किसी और जगह जॉब कर रही होती है। दोनों की शादी तो चल रही होती है लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं रह पाते। कई बार ये भी देखा गया है कि शादी के बाद लड़का विदेश चला जाता है और लड़की यहीं पे रह जाती है, मतलब दोनों इकट्ठे नहीं रह पाते। अगर आपको लग रहा है लड़के या लड़की की कुंडली में ये दोष है तो चाहे आप जितने मर्जी गुण मिलते हो ये शादी को नहीं चला सकते, मतलब हम इसको शादी काउंट ही नहीं करते। इसलिए ये दोष होने के कारण भी आपको चाहिए कि शादी के लिए ना ही करें तो ही अच्छा है, नहीं तो शादी शादी नहीं कहलाएगी और ऐसे ही जिंदगी अकेले अकेले ही चलती जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और बहुत से कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो कि हमारी शादी को अच्छे से नहीं चलने देते। हम अपनी दूसरी वीडियो में और ऐसे कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे जो कि हमारी शादी में दोष ही गिने जाते हैं। अगर आप उनको ध्यान में रखते हुए शादी करते हो तो ही आपकी शादी अच्छे से चल पाएगी, नहीं तो अगर आप गुण मिलाकर ही शादियां करते रहे तो वो शादियां कभी ना कभी तो टूट ही जाएंगी या फिर असंतुष्ट ही शादियां चलेंगी। इसलिए अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट्स के थ्रू हमारे साथ जुड़े रहें और हमें बताते रहें कि आपको क्या क्या समस्या है और हम उस समस्या से रिलेटेड और वीडियो डालते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।